Hello everyone. So in today's lecture, we are going to learn about alcohol, phenol and ethers. Specifically in today's lecture, we are going to learn about properties of alcohols. तो चलिए देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे. पहले लेक्चर में हम बात करेंगे मेजरली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, जिसके अंदर 10 सब टाइप्स आएंगे. उसके बाद सल्फोनेशन, एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन, HIP4 रिडक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया एंड P2S5. ऑक्सीडेशन के अंदर हम जो पहले 5 टाइप्स हैं, ये है क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें जोन्स, फेरेट, कॉलिन्स, PCC एंड PDC. इसका मैकेनिज्म देखेंगे. फिर बात करेंगे स्वर्ण ऑक्सीडेशन की, देन ओपन एयर ऑक्सीडेशन. उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस विद Cl2, जिसका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट हेलोफॉर्म जैसा ही होता है. देन सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक एंड बेंजाइलिक यूजिंग MnO2. सल्फोनेशन में मेजरली 3 टाइप्स की रिएक्शन होती है, टोसाइलेशन, मिसाइलेशन और ट्रिफ्लेट. देन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू प्रोड्यूस एसिटल एंड कीटल. देन रिडक्शन ऑफ अल्कोहल विद HIP4 अप टू एल्केन्स. उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अमोनिया एंड P2S5. तो ये मेजरली हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनोर रिएक्शंस की, जिसमें पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसका समझना, इसका मैकेनिज्म, क्या माइग्रेट होता है, क्यों माइग्रेट होता है, कहाँ कैटायन बनता है. देन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो एग्जैक्टली पिनाकोल पिनाकोलोन नहीं होती, बट जो मेजर मैकेनिज्म है वो दोनों का सेम होता है, जनरेशन ऑफ कैटायन एंड माइग्रेशन, बट वहाँ पे डायोल से नहीं होता. देन HiO4 ऑक्सीडेशन विच इज़ फॉर डायोल. एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. एस्टरिफिकेशन में हम 3 टाइप्स के एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे. देन ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद HX, PX3, PCl5 है, यहाँ पे हम SOCl2 की भी बात करें, ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, अल्काइल हैलाइड के टॉपिक 1 में, बट इसका हम ब्रीफली देखेंगे क्या है. देन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड H2SO4 विच इज डिहाइड्रेशन या उसको ईथर में कन्वर्ट करना. एंड रिएक्शन विद रेड हॉट कॉपर, जिसके अंदर हम उसकी डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजन रिमूव करना, या बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन ही होता है एट द एंड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जहाँ पे हम पढ़ेंगे ये 6 रिएक्शन. तो कैसे हैं आप लोग? अरे क्या मॉस्को? नहीं, मॉस्को में नहीं हूँ भाई. क्या कह रहे हो? 15 सेकेंड का नहीं बना रहा, कंटेंट, इन कोड कंटेंट दे रहे हैं. तो आज हम बात करेंगे दारू की प्रॉपर्टीज के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पे हम 2 लेक्चर्स लेंगे. एक लेक्चर जो हम आज कवर करेंगे, टोटल 6 चीजें, और उसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर लेंगे. तो जैसे कि अभी हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की. तो अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका बेसिकली मतलब होता क्या है, कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है. तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक अल्कोहल है इथेनॉल, सिंपल एक मॉलिक्यूल. इसका हम लिख लेते हैं तो ये हमारा मॉलिक्यूल है इथेनॉल. अगर हम इस इथेनॉल को कन्वर्ट कर दें इथेनॉल में, इस कार्बन को ग्रीन कर देते हैं, नहीं, और उसको फर्दर कन्वर्ट करें इथेनोइक एसिड में. तो यहां जो कार्बन है हमारे पास, इन कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे पहले इस कार्बन की, ये जो कार्बन है जिसपे OH लगा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की एक जनरल सी बात करें, डायरेक्टली बिना फॉर्मूला, बिना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जाने बगैर, तो ये कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है. इसका पहला बॉन्ड इस कार्बन के साथ है. अब अगर हम दोनों कार्बन की बात करें तो दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो टेंडेंसी है या पावर है वो दोनों सेम होगी.
तो जिस फोर्स से इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खींच रहा है उसी से ये कार्बन खींच रहा है। अभी हम सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं सिर्फ एटम्स के लिए। तो जिस फोर्स से ये कार्बन खींचेगा उसी फोर्स से ये कार्बन खींचेगा। तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए ये जो कार्बन है हमारा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0-0 होगी दोनों की। अब यहाँ पे इस बॉन्ड की बात करें तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के केस में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से। क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, हाइड्रोजन की होगी +1। सिमिलरली इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कार्बन की होगी -1, हाइड्रोजन की +1। और फोर्थ बॉन्ड ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का होगा -1 और कार्बन का होगा +1। तो हम इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स को मिला के क्या सम आया ऑक्सीडेशन स्टेट का? 0, -1, +1, -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर्टिकुलर कार्बन की कितनी हो गई? -1, राइट। अब सेम हम देखते हैं इस कार्बन के लिए। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, दोनों इस वाले बॉन्ड के लिए दोनों का क्या होगा? 0-0 कॉन्ट्रीब्यूशन। इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें इस बॉन्ड के लिए ये होगा -1 और ये होगा +1। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड है, तो ये होगी -2, ये होगा +2। तो अब इस कार्बन का अगर हम देखें 0, -1, +2, तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो गई? +1। तो -1 से ये +1 में चला गया, तो -1 से जब +1 में गया तो +2 हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना ही कहलाता है ऑक्सीडेशन, राइट। सिमिलरली अगर हम इस बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड में इस कार्बन की, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन 0-0। इस कार्बन ऑक्सीजन के लिए ये जो होगा हमारा +1 और ये होगा -1। सिमिलरली ये कार्बन ऑक्सीजन के लिए ये -2, ये +2। तो नेट इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +3, राइट। अब इसका हम एक स्टेप पीछे चले जाएं और एक मॉलिक्यूल हम लिखें इथेन। अब इथेन में इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इस बॉन्ड के लिए 0-0, राइट। इस वाले बॉन्ड की बात करें तो इस वाले बॉन्ड में कार्बन और हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। तो नेट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3। तो इथेन से जब इथेनॉल बना तब +2 का चेंज हुआ। इथेनॉल से इथेनॉल जब बना तब +2 का चेंज। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना तब +2 का चेंज। तो ये तीनों मतलब ये स्टेप और ये स्टेप, ये तीनों स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेप्स। तो इथेन की ऑक्सीडेशन से बन रहा है इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। अब हमारे पास हम जो बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी देखें तो इथेनॉल कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो सकता है? या तो इथेनॉल कन्वर्ट हो सकता है इथेनॉल में या इथेनोइक एसिड में, राइट। तो जिस तरीके से हमने इसको किया, आप एक मॉलिक्यूल लिखिए प्रोपेन 2ऑल, राइट। और इस प्रोपेन 2ऑल में इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें, राइट। और इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा प्रोपेनॉन, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए। तो एक मिनट पॉज करके वीडियो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जिस मेथड से हमने यहाँ पे किए चेक करके देखिए और बताइए क्या होगा। ओके, तो होपफुली आपने अभी तक कर लिया होगा यहाँ पे। तो चेक करते हैं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूशन 0-0, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूशन 0-0, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इसका कंट्रीब्यूशन -1, इसका +1। कार्बन और ऑक्सीजन के कंट्रीब्यूशन में ऑक्सीजन का -1, इसका +1। तो नेट इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? 0, राइट। अब यहाँ इस कार्बन की बात करें तो इस बॉन्ड का 0-0 कंट्रीब्यूशन, इस बॉन्ड का भी 0-0, इस C डबल बॉन्ड O के लिए -2, ये क्या हो जाएगा? +2। तो ये पर्टिकुलर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2। तो 0 से जब ये +2 में गया तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, राइट। तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ही कहते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। अब ये ऑक्सीडेशन कराने के लिए अल्कोहल में कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं, किस रिएजेंट से हम यहाँ से यहाँ तक रुक सकते हैं,
या किस रिएजेंट में हम यहां से यहां तक जाएंगे वो जानना, और कौन कौन से रिएजेंट्स में कई और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उन फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में भी उन फंक्शनल ग्रुप को बिना हार्म करे हुए या बिना उसको टच करे हुए हम सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सके, वो देखने के लिए आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि हम बात करेंगे टोटल 10 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहली इसमें हम देखेंगे जोन्स ऑक्सीडेशन, जोन्स ऑक्सीडेशन क्या होता है, CrO3 प्लस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसके मिक्सचर को कहा जाता है जोन्स रिएजेंट। इसके साथ साथ हम ये भी ले सकते हैं Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 इन एसिडिक कंडीशन, ये दोनों ही जोन्स ऑक्सीडेशन कराते हैं। इस रिएक्शन का जो मेन इंग्रेडिएंट है, मतलब मेन जो ग्रुप है जो इस ऑक्सीडेशन को कराता है वो होता है ये, वो भी हम देखेंगे डिटेल में कि क्या है। अभी हम इनिशियली 5 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन की 5 रिएक्शन की बात करें तो वो सारी क्रोमियम बेस्ड है। जैसे ये जोन्स है वैसा ही एक अभी हम लिख रहे हैं, इसके बाद इन डेप्थ इनके मैकेनिज्म देखेंगे और देखेंगे कि सारी पांचों की पांचों रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो दूसरा होता है सेरेट रिएजेंट। सेरेट रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, CrO3 विथ 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ pyridine। थर्ड आता है हमारा कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट सेरेट रिएजेंट को जब BCM के अंदर यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट, राइट। फोर्थ PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बेसिकली होता क्या है, यहां पे Cl होता है। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये कंपाउंड है। एंड फिफ्थ आता है हमारा PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। जैसे हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट होता है Cr2O7, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल होता है K2Cr2O7, तो उसमें यहां और यहां क्या लगता है, या Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट में यहां और यहां सोडियम लगता है। अगर हम वो सोडियम और पोटेशियम को पिरिडीन से रिप्लेस कर दें, पिरिडीनियम से, तो वो बनता है PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अब ये पांचों रिएजेंट का अगर हम मैकेनिज्म देखें या वर्क फंक्शन देखें कि किस तरीके से काम करते हैं, ये पांचों का काम सिमिलर है, राइट। बट कुछ रिएजेंट यहाँ पे क्या होते हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन को करवाते हैं, बट कुछ रिएजेंट्स क्या होते हैं, अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड तक रिएक्शन करवाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कौन से रिएजेंट हैं जो अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड तक रिएक्शन करवाएंगे और कौन से रिएजेंट हैं जो अल्कोहल से सीधा लेके जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक, वो आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये पांचों जो रिएजेंट हैं इनमें कॉमन जो एक बात होती है वो ये है कि Cr डबल बॉन्ड O एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे O माइनस है या OH है, बस एक ये फंक्शनैलिटी है इन सब के अंदर। तो अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे। ये 5 क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडेशन है, उसके बाद हम 5 और ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। तो पहले इसको हम देखते हैं, जोन्स ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम। तो फर्स्ट जोन्स ऑक्सीडेशन, तो इसका जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट काम करता है कैसे, CrO3 लिया जाता है एसिडिक कंडीशन के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसको अगर हम H+ के साथ लें विद वाटर तो होता क्या है, ये प्रोटोनेट हो जाता है H से और वाटर के O का लोन पेयर अटैक करता है इस Cr पे। तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है Cr डबल बॉन्ड O, इस O के एक
बॉन्ड ने इस H को ग्रैब कर लिया तो ये बनेगा OH, और साथ में यहाँ OH H, और ये पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने लोन पेयर से Cr पे बॉन्ड बना लिया। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन इस Cr के साथ बॉन्डेड है, इस कारण से ये जो हाइड्रोनियम आयन का H है ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ये एसिडिक इतना हो जाता है कि पानी का मॉलिक्यूल भी इजीली इससे H एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर इससे H एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो कंपाउंड बनता है क्रोमिक एसिड HO CrOOH। अब ये जो क्रोमिक एसिड है ये मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जोन्स ऑक्सीडेशन का। अभी हमने बात करी थी जोन्स ऑक्सीडेशन के लिए हम दो रिएजेंट लिख सकते हैं, तो CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H आयन एंड वाटर, या हम लिख सकते हैं Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H आयन एंड वाटर, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसकी अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो ये डायमराइज करता है बेसिकली। इस ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल अगर मैं लिखूं, अब क्योंकि ये क्रोमिक एसिड एक अच्छा एसिड है तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा इस पे, ये लोन पे इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा और H2O निकल जाएगा। जैसे ही H2O निकलेगा तो ये वाले O का लोन पे इस पे आ जाएगा और ये इक्विलिब्रियम में रहता है डाइक्रोमेट कंपाउंड से। अब ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, या तो ये सिंगल एज अ मोनोमर रहेगा या तो ये डायमर रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये रहता है मोनोमर, और अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ये रहता है डायमर। अब इस डायमर को देख के आप ध्यान से समझ ही गए होंगे कि अगर हम ले Na2Cr2O7 तो उसमें बस यहाँ और यहाँ क्या है Na, तो इसको जब हम एसिडिक कंडीशन में रखेंगे तो Na इस H से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। इसको जैसे ही हम डाइल्यूट करेंगे तो हमें कंपाउंड मिलेगा HOCrO2OH, राइट। अब ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो जोन्स ऑक्सीडेशन कराता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना था कि ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो इसकी रिएक्शन करवा रहा है वो कैसे बना, राइट। और जैसे एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने आपको कहा था ये पांचों रिएजेंट्स में एक कॉमन फंक्शनैलिटी क्या होगी, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे OH हो सकता है O- और साथ में एक लीविंग ग्रुप लगा होगा, राइट। तो वही सारा काम अब इसमें भी हम देखेंगे। तो पहले आप यहां तक समझ चुके हो, CrO3 प्रोटोनेट हुआ, ये बना H2O के O में के लोन पेयर ने अटैक किया Cr पे। जब Cr पे अटैक किया तो ये इंटरमीडिएट बना। अब क्योंकि ये O Cr से अटैच्ड है जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो इसको बहुत अच्छा एसिड बना रहा है, इस कारण से ये वाटर का मॉलिक्यूल भी इजीली इससे H एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो हमारा बन गया क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड डाइल्यूट कंसंट्रेशन में रहता है और हाई कंसंट्रेशन के अंदर ये डायमराइज होकर डाइक्रोमेट बना देता है। तो यहां तक अभी हमने सिर्फ देखा रिएजेंट। अब अगर हमारे पास ये रिएजेंट है विद अल्कोहल, अल्कोहल हम ले लेते हैं कोई भी अल्काइल RCHR'OH। इसको अगर हम लें इस OH Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH के साथ, अब होता क्या है यहाँ पे, ये अल्कोहल के O का लोन पेयर अटैक करता है इस Cr पे, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऊपर। जैसे किसी भी कार्बोनाइल पे या किसी भी एस्टर पे जब हम अटैक करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है क्योंकि वीक बॉन्ड है। तो ये जो इंटरमीडिएट बनता है वो ये बनेगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये इस H को एक्सट्रैक्ट करके निकल जाता है। तो जो कंपाउंड बनेगा हमारा इससे नेक्स्ट इंटरमीडिएट जो बनेगा वो ये बनेगा। राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में क्या फर्क आया, बस ये OH की जगह यहाँ पे O एल्काइल ग्रुप लग गया और कोई चेंज नहीं आया। जो OH था वो O एल्काइल से चेंज हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो O एल्काइल है, राइट, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक्सटर्नल बेस या इंटरनली ये H एब्स्ट्रैक्ट अगर हम करवाएं बेस से, ये बॉन्ड आता है इधर, राइट,
H कोई भी बेस जब H को निकालेगा तो H प्लस आयन से लेके जाएगा, जब वो H प्लस आयन को लेके जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इधर, तो ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है। अब ये दोनों बॉन्ड यहाँ बनेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड आता है वापस इधर, इस बॉन्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऊपर, तो जो स्ट्रक्चर बनता है R C डबल बॉन्ड O R प्राइम प्लस Cr डबल बॉन्ड O OH O माइनस। अब ये मॉलिक्यूल एज अ बेस काम कर सकता है यहाँ पे, राइट। तो ये जो कंपाउंड बनेगा हमारा H2CrO3। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो Cr था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, तो Cr और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इस वाले बॉन्ड के लिए +2, इस वाले बॉन्ड के लिए +2, यहाँ +1, यहाँ +1, तो प्लस इसका कितना हो गया 6, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 6। अब इस Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आई है 4 +4, इसको हम लिखें। ये जब +6 से +4 में गया, इसकी क्या हुई रिडक्शन, इसकी अगर रिडक्शन हुई, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं R कोई भी एल्काइल ग्रुप था, C ही था, तो CC के लिए 0, इसके लिए 0, इस वाले बॉन्ड के लिए -1, इस वाले बॉन्ड के लिए +1, तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0, जैसे अभी हमने पीछे देखा था किसके अंदर, प्रोपेनॉल में। अब इससे जब कीटोन बना ये, राइट, तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो जाएगी +2, तो इस वाले मॉलिक्यूल की क्या हुई ऑक्सीडेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि कभी भी कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि आइसोलेटेड हो जाए, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा ही होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, मतलब ये हमेशा कपल में एग्जिस्ट करते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ यहाँ पे हमारा कीटोन में, और क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस होकर किसमें आ गया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब यहाँ पे जो जोन्स ऑक्सीडेशन है, ये हमने लिया जो कंपाउंड वो 2 डिग्री अल्कोहल था, अगर ये होता 1 डिग्री अल्कोहल तो 1 डिग्री अल्कोहल पे ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती, कारण जब हमारे पास रिएजेंट में, क्रोमियम के रिएजेंट में अगर वाटर का सोर्स है, तो वाटर का सोर्स बेसिकली क्या करवाता है, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करा देता है। अगर ये एल्डिहाइड हो, C और H के बॉन्ड के बजाय ये बन जाता है COH बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होता, जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पे इथेनॉल CH3 CH2OH और यूज करते हैं CrO3 with H2SO4 एंड वाटर, तो ये कन्वर्ट होता CH3 COOH में। तो जोन्स ऑक्सीडेशन के अंदर हम इथेनॉल को इथेनॉल पे नहीं रोक पाते, ये कहां तक जाता इथेनॉइक एसिड तक, और इसका मेन कारण क्या है, इथेनॉइक एसिड तक जाने का मेन कारण है ये H2O। अगर ये H2O यहाँ पे नहीं होता तो ये इथेनॉइक एसिड तक नहीं जाता, राइट। तो ये H2O को अगर हम हटा दें, इस H2O की बजाय हम ले लें सेरेट रिएजेंट या कॉलिन्स रिएजेंट, मतलब CrO3 विद पिरिडीन, राइट, तो रिएक्शन कहां तक सिर्फ रुकेगी एल्डिहाइड तक। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, अगर आप देखो कहीं पे भी रिएक्शन में हो क्या रहा है, इसका मैकेनिज्म हम आगे किसी भी और रिएक्शन का देखते हैं। जैसा जोन्स का मैकेनिज्म है वैसे ही सेरेट का मैकेनिज्म है, वैसा ही कॉलिन्स का मैकेनिज्म है, सेम पीसीसी और पीडीसी का है, राइट। हम यहाँ पे देखते हैं पीसीसी का मैकेनिज्म, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, राइट। इसको अगर हम लें Cr डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ O माइनस, और पेरिडीनियम आयन है यहाँ पे हमारे पास NH+। अब अगर हम यहाँ पे कंपाउंड लेते हैं इथेनॉल CH3 CH2OH, ये O अटैक करेगा इधर, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जब वापस आएंगे पाई से, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप इसके अंदर कौन सा होगा, Cl, ये निकल जाएगा। तो हमने कहा था कि इन सब रिएजेंट्स में क्या चीज फंक्शनैलिटी कॉमन है, Cr डबल बॉन्ड O एक लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे O माइनस या OH के O के साथ कोई और कॉन्जुगेट है। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस आए, Cl निकल जाएगा, कंपाउंड बनेगा CH3 CH2OH पॉजिटिव, Cr डबल बॉन्ड O माइनस,
अब ये Cl माइनस भी इतना अच्छा बेस होता है, क्यों? क्योंकि ये OCr के साथ जब जुड़ा तो इसको बहुत ही ज्यादा एसिडिक कर देता है। तो ये Cl माइनस भी इससे इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है इजीली। अब ये इसको जब H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2O Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस, इसको pyridine ही लिख देते हैं खाली P पाई, राइट? तो वही हुआ कि इस लीविंग ग्रुप की बजाय क्या आ गया? O एल्काइल ग्रुप आ गया। अब बेस जब इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, राइट? ये बॉन्ड जब इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस Cr डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस। तो यहां पे क्योंकि हमारे पास वाटर नहीं है तो ये रिएक्शन इथेनॉल तक रुक जाएगी, ये फर्दर इथेनोइक एसिड तक नहीं जाएगी, नहीं? अब चाहे हम पीसीसी लें, चाहे जोन्स लें, चाहे सेरेट लें, चाहे कॉलिन्स लें, इनका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस फर्क क्या है? अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो रिएक्शन 1 डिग्री की एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगी, वो कहां तक चली जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। 2 डिग्री सिर्फ कहां तक जाएगा? कीटोन तक, चाहे वाटर हो चाहे ना हो, क्योंकि कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करवा के कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में हमें जो चाहिए बहुत हार्श कंडीशन चाहिए, अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये रिएक्शन नहीं होती। और सभी रिएक्शन के जो मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट है या एक्टिव रिएजेंट है वो हमारे पास यही है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक लीविंग ग्रुप और O माइनस। तो ये जो पहली 5 रिएक्शन थी उन सबके मैकेनिज्म सिमिलर है, ठीक है? तो इन पांचों को आप कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना, तो पहला अगर हम लिखें जोन्स, ये 1 डिग्री को कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड तक, और 2 डिग्री को ये सारे कीटोन तक ही करेंगे। सेकंड, अगर हम जोन्स की जगह लें सेरेट या कोलिन्स, तो ये दोनों ही 1 डिग्री को करते हैं एल्डिहाइड तक। फोर्थ, अगर हम लें पीसीसी, तो ये भी 1 डिग्री को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड तक। फिफ्थ, पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट में जो सॉल्वेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो लें DCM, तो 1 डिग्री कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड तक। बट अगर हम सॉल्वेंट लें DMF, तो 1 डिग्री कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो ये पहली 5 ऑक्सीडेशन थी, जोन्स, सेरेट, कॉलिन्स रिएजेंट से, पीसीसी से और पीडीसी से। मैकेनिज्म सबका सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस और साथ में एक लीविंग ग्रुप। बस फर्क क्या है? जोन्स के अंदर वो लीविंग ग्रुप OH है, सेरेट और कोलिन्स में वो लीविंग ग्रुप पिरिडीन है, पीसीसी के अंदर वो लीविंग ग्रुप Cl है, और पीडीसी के अंदर डाइक्रोमेट को जब हम डाइल्यूट करते हैं तब भी वही कंपाउंड बनाता है जैसा हमारा पीसीसी के अंदर मिलता है, बस लीविंग रिएजेंट वहां पे क्लोरीन नहीं होता। तो ये थी हमारी स्टार्टिंग की 5 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। देन 6th ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसकी स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ओके, कई बार लोग स्वर्ण ऑक्सीडेशन को कॉर्नब्लम ऑक्सीडेशन से कंफ्यूज करते हैं। स्वर्ण ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल के लिए, और जो कॉर्नब्लम ऑक्सीडेशन है वो होती है अल्काइल हैलाइड्स के लिए, ठीक है? तो दोनों अलग अलग हैं। कुछ बुक्स के अंदर कॉर्नब्लम ऑक्सीडेशन हुई होती है और लिखा होता है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। अब स्वर्ण ऑक्सीडेशन का जो एक्टिव रिएजेंट है वो कौन सा रिएजेंट है? ऑक्सैलाइल क्लोराइड। बेसिकली ये कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O Cl, सिंगल बॉन्ड C Cl डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन करवाते हैं DMSO से। अब यहाँ पे हमने एक बॉन्ड बनाया, दूसरा जो पाई बॉन्ड है हम वो पाई बॉन्ड ना बना के उसको इस तरीके से लिख रहे हैं। एक्चुअल में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से भी लिखा जाता है, जस्ट हमारा अटैक दिखाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं विद नेगेटिव चार्ज, राइट? अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर अटैक करेंगे इस कार्बोनाइल पे, अभी हम सिर्फ रिएजेंट की बात कर रहे हैं, अल्कोहल अभी हमने नहीं लिया,
जो एक्टिव रिएजेंट है स्वर्ण ऑक्सीडेशन का वो कौन सा होता है? सबसे पहले क्या होता है, डीएमएसओ में ये ऑक्सीजन अटैक करता है कार्बोनाइल पे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, वापस जब आएंगे तो ये देखेगा कि इस कार्बन का जो सबसे वीक ग्रुप है, जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो निकलेगा यहाँ से। तो लिविंग ग्रुप के लिए अगर हम देखें, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, तो ये सीसी का बॉन्ड है, ये सीसीएल का बॉन्ड है। तो हमें पता है सीसीएल के बॉन्ड में जब सीएल निकलेगा, सीएल माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये निकलेगा। तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हमारा ऐसा बनेगा, अब ये जो Cl माइनस है ये अटैक करता है इधर, जो यहां से Cl माइनस निकला था ये अटैक करता है इस सल्फर पे, ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और एक और Cl माइनस निकलेगा। तो अगर आप इन जो हमने एरोस डाले हैं, इन एरोस को अगर आप ध्यान से फॉलो करो तो इन एरोस के हिसाब से हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। S इस पे एक Cl लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज हमने मिस कर दी, यहाँ पे प्लस चार्ज था तो यहाँ प्लस चार्ज रहेगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन से इधर जाएंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा, CO2। सिमिलरली ये बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में Cl माइनस यहां से निकल रहा है। अब ये वाला स्टेप होना, ये क्या होता है, ये जब इस पे अटैक कर रहा है तो टोटल 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो एंट्रोपी इस रिएक्शन की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो एंट्रोपी इस रिएक्शन को फेवर करती है, और ये जो हमारा कंपाउंड है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इस स्वर्ण ऑक्सीडेशन का। अब स्वर्ण ऑक्सीडेशन में होता क्या है, एल्कोहल जैसे हम ले लेते हैं CH2OH, तो ये O का लोन पेयर अटैक करेगा इस S पे और Cl निकल जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा RCHHO S CH3 CH3। अब ये 2 रिएजेंट डाले जाते हैं पहले स्टेप में ताकि ये जनरेट हो, फिर हम ऐड करते हैं अल्कोहल। उसके बाद स्वर्ण ऑक्सीडेशन में क्या किया जाता है, इन 2 रिएजेंट्स के डालने के बाद डाला जाता है बेस। बेस कौन सा यूज कर सकते हैं, ट्राइथाइलमीन यूज कर सकते हैं, पिरिडीन यूज कर सकते हैं, यूनिक्स बेस यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये बेस करता क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट करता है इस H को। एक हमने चीज मिस कर दी, ये जो OH है यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब जब ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हटा देते हैं यहाँ से, इस H को जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे C माइनस जनरेट हो जाएगा, राइट। ये C माइनस क्या करता है, ये C माइनस यहाँ से, अच्छा एक स्टेप हमने मिस कर दिया, ये Cl इस H को पहले एक करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका जब अटैक करेंगे तो कंपाउंड बनेगा RCH2OH with और जो Cl माइनस है वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा RCH2OS CH3 CH3। अब जो हमने बेस लिया जैसे ट्राइथाइलमीन है हमारे पास, ये एक्सट्रैक्ट करता है इस H को, तो ये जनरेट करता है C माइनस यहाँ पे। ये C माइनस क्या करता है, यहां से इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये कंपाउंड बना देगा। तो जो कंपाउंड बनेगा RCH डबल बॉन्ड O प्लस S Me और Me। तो अगर आप देखो ये जो DMSO था, यहां पे जो सल्फर था, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जब इसमें कन्वर्ट हुआ हमारे पास डाइमिथाइल सल्फाइड, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और ये जो अल्कोहल था हमारा RCH2OH, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। तो ये कहलाती है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में DMSO में ये O का लोन पेयर अटैक करता है ऑक्सिलाइड क्लोराइड के कार्बन पे, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, जब ये वापस आएंगे तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप एक ये है और एक अब ये बना हुआ है, तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप Cl है, Cl निकल गया, तो ये इंटरमीडिएट बना। उसके बाद Cl अटैक करता है सल्फर पे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बनेगा CO2 CO और Cl माइनस, तो CO2 CO और Cl माइनस और एक इंटरमीडिएट बनाइए। अब
एल्कोहल जब अटैक करता है इस सल्फर पे तो ये Cl निकलेगा, तो मॉलिक्यूल बना ये हमारा। अब इस मॉलिक्यूल में से जो Cl माइनस है, सॉरी ये Cl माइनस एब्स्ट्रैक्ट करता है H को, कंपाउंड बनता है RCH2OS डाइमिथाइल। सेकेंड स्टेप में हम डालते हैं इसमें बेस, तो बेस ट्राइथाइलमीन हो सकता है, पिरिडीन हो सकता है, या ह्यूनिक्स बेस हो सकता है जिसको डाई आइसोप्रोपाइल इथाइलमीन बोलते हैं। तो ये N एब्स्ट्रैक्ट करता है H से। कुछ बुक्स के अंदर इस मैकेनिज्म में दिखाते हैं डायरेक्टली ये जो N है एब्स्ट्रैक्ट करता है इस H को, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर और ये कंपाउंड बना। दिखाने के लिए आप वो दिखा सकते हो, बट आइसोटॉप एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया है कि ये जो N है वो यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करके C माइनस जनरेट करेगा, ये C माइनस फिर इसका H एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, देन पाई इलेक्ट्रॉन जो दो इनका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे CO बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा डाइमिथाइल सल्फाइड में, तो DMSO डाइमिथाइल सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी रिडक्शन हुई और अल्कोहल की क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होके कंपाउंड क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो इसका तो ये थी हमारी स्वर्ण ऑक्सीडेशन। लिख लेते हैं, मान लीजिए अब हमारे पास कंपाउंड है CH3 COH H CH3 प्रोपेन टू वॉल। तो पहले स्टेप में ऑक्सिलाइल क्लोराइड विद DMSO और सेकेंड स्टेप में ट्राइथाइलमीन जब डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COCH3 में। तो 2 डिग्री कन्वर्ट कहां तक हो जाएंगे, कीटोन तक, 1 डिग्री कन्वर्ट होंगे एल्डिहाइड तक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाता है, एक माइल्ड रिएक्शन है। साथ ही स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्यों फेवरेबल है, यहाँ पे कोई भी टॉक्सिक मेटल यूज नहीं हो रहा। जैसे हमने 5 स्टार्टिंग की रिएक्शन देखी थी, जोन्स ऑक्सीडेशन हो गया, PCC PDC कॉलिन्स या सेरेटरी एजेंट, उसमें क्रोमियम है जो एक टॉक्सिक मेटल है, यहाँ पे कोई भी मेटल यूज नहीं हो रहा। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन एक माइल्ड है, इसके रिएजेंट टॉक्सिक नहीं है, राइट। देन 7th बात करेंगे हम, सेवंथ हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन बहुत ही माइल्ड का अल्कोहल को एल्डिहाइड में या कीटोन्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, और इसी का जो रिवर्स रिएक्शन है जिसको हम MPV रिएक्शन, मिर्विन पॉन्डॉर्फ विरले रिएक्शन, जो इन तीनों साइंटिस्ट के नाम से है, इस रिएक्शन में होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है RCHOH, तो यहाँ इसको R1 और इसको R2 लिख देते हैं। ये अल्कोहल है हमारा जिसके अंदर इस R1 या R2 में कहीं पे कुछ सेंसिटिव ग्रुप्स लगे हुए हैं जो किसी रिएजेंट से, मतलब जैसे अगर हम PCC या PDC डालें तो उससे वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड से। अब अल्कोहल के साथ लेंगे एसीटोन CH3 COCH3, ये कन्वर्ट होता है R1 C डबल बॉन्ड O R2, और जो एसीटोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CHOH और CH3, ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोप्रोपेनॉल में। एक्चुअल में ये रिएक्शन सिंगल एरो से नहीं हम दिखा सकते, ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है। इसको थोड़ा छोटा करके साफ से लिख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये है R1 COH H R2 प्लस CH3 COCH3, ये इक्विलिब्रियम में होती है R1 C डबल बॉन्ड O R2 प्लस CH3 CHOH और CH3 के साथ, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है एल्युमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड। अब क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अब आपको इक्विलिब्रियम का रूल पता है, इक्विलिब्रियम में अगर मैं किसी भी एक रिएजेंट को अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होगा, और अगर मैं इसी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो
हम सॉल्वेंट में क्या लेते हैं वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसीटोन कन्वर्ट हो रहा है आइसोप्रोपेनॉल में, तो इसकी हो रही है रिडक्शन। और इस केस में अगर हम रिवर्स में देखें तो प्रोपेनॉल आइसोप्रोपेनॉल कन्वर्ट हो रहा है एसीटोन में, तो उसकी ऑक्सीडेशन। अब अगर यहां से यहां तक आने में इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। सिमिलरली इधर से इधर जाने में इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। अब क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इस रिएक्शन में मेन डिपेंड क्या करता है, हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं। इक्विलिब्रियम में अगर मैंने इसको एक्सेस क्वांटिटी में एज अ सॉल्वेंट लिया तो रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये। अगर मैं इसको रिएक्शन में ये सॉल्वेंट ले लिया और एल्डिहाइड साथ में लिया तो इस सॉल्वेंट के साथ हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये अल्कोहल मिलेगा। इस रिएक्शन का बेनिफिट क्या होता है, जहां पे माइल्ड रिएजेंट्स हमें चाहिए या कोई और फंक्शनल ग्रुप है, जैसे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई और एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स हैं या बेस सेंसिटिव ग्रुप्स हैं जो लेबाइल है, मतलब एसिड या बेस के प्रेजेंस में आने से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा या कुछ और रिएक्ट हो जाएगा, वहां पे हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। और इसका रिवर्स कहलाता है एमपीवी रिएक्शन, मेरविन पॉन्डर्फ वर्ले रिएक्शन। इसमें होता क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो एल्युमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड है, इस पे अल्कोहल अगर अटैक करे ये जब अटैक करता है ये निकल जाता है सबसे पहले। तो ये जब अटैक करेगा तो एल्युमिनियम के साथ Al O IPR O IPR, एक तरफ हमारे पास आ गया ये अल्कोहल OH और साथ में R1 R2 और ये निकल गया। अब ये जो आइसोप्रोपोक्साइड निकलेगा ये इस H को ले जाएगा OH के, तभी हमने इस O को विदाउट H लिखा है, क्योंकि जब हमने यहाँ से अटैक कराया तो O के साथ H था, तो ये OIPR इस H को ले जाएगा और हमारे पास जो निकलेगा आइसोप्रोपेनॉल का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब इस इंटरमीडिएट पे ये जो एसीटोन जो हमने एज अ सॉल्वेंट लिया हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि एल्युमिनियम अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एज अ लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये यहाँ से लुईस बॉन्ड बनाता है। अब एक ट्रांजिशन ऐसी बनती है, ये लुईस बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला जो सिग्मा के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो ये बॉन्ड जो लुईस बॉन्ड था उसको एक कंप्लीट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो जो रिएजेंट बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O R2 प्लस Al OIPR और इधर देखो तो ये भी क्या बन जाएगा OIPR। तो मतलब ये हमने एज ए कैटलिस्ट लिया, वापस रीजनरेट हो गया ये। अब अगर मैं इसको एज अ सॉल्वेंट ले रहा हूँ तो रिएक्शन कन्वर्ट होकर कहाँ तक जाएगी, कीटोन तक या एल्डिहाइड तक। और अगर मैं प्रोपेनॉल को सॉल्वेंट ले रहा हूँ और साथ में ले रहा हूँ कोई एल्डिहाइड या कीटोन, तो उसको वो रिड्यूस करके कहाँ तक कन्वर्ट करवा देगा, अल्कोहल तक। अगर मैं कीटोन ले रहा हूँ तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, अगर एल्डिहाइड ले रहा हूँ तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये होती है ओपन एयर ऑक्सीडेशन, या उसका रिवर्स कहलाता है एमपीवी रिएक्शन, मेरविन पॉन्डर्फ विरली रिडक्शन। तो ये थी हमारी सातवीं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 8 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन को कुछ जगह आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है, NaOH विद X2 हम I2 ले सकते हैं, Br2 Cl2 कुछ भी ले सकते हैं। इन दोनों के मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है अल्फा मिथाइल कीटो, मतलब कीटो के साथ में मिथाइल होना चाहिए ऐसे ग्रुप के साथ। अब साथ में यहाँ पे कुछ भी और हो सकता है, यहाँ पे CH2 CH3 या कुछ और भी लंबा ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब होता क्या है, NaOH का जो बेस है OH माइनस, ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जब इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे C माइनस जो जनरेट होता है उसको ये कार्बोनाइल क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करवाता है। तो जो स्ट्रक्चर बनता है CHH
माइनस C डबल बॉन्ड OR, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाए अगर, ये दो स्ट्रक्चर्स है। अब उसके बाद क्या होता है, ये मॉलिक्यूल अटैक करता है इस I2 पे, तो ये अटैक करेगा इस I पे, यहां से I निकल जाएगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा CHHI C डबल बॉन्ड O और R। ये एक स्टेप हो गया। अब यही रिएक्शन 3 बार होती है और ये तीनों H कन्वर्ट हो जाते हैं I में, तो ये कंपाउंड बन जाता है CI उसके बाद जो बेस है हमारा, बेस का OH अटैक करता है इस कार्बोनाइल पे। ऐसा नहीं है कि ये पहले अटैक नहीं करता, अटैक ही पहले भी करता है, बट होता क्या है, जब ये अटैक करता है इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वापस आते हैं, देखते हैं तीनों में सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, वीक बॉन्ड इसका, ये वापस टूट जाता है, मतलब वहां पे कुछ रिएक्शन ही नहीं होती, बस जाता है टकराता है, दीवार पे गई, बॉल टकराई और वापस आ गई, कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पे मान लो हमारे पास ये दीवार है, हम यहाँ पे बॉल मार रहे हैं, ठीक है, बॉल बहुत सॉफ्ट है, जाती है टकराती है वापस आ जाती है, कुछ नहीं होता। उसके बाद हमने ली शॉर्ट पुट ली, लोहे की बॉल ली बड़ी भारी सी, अब अगर मैं उस बॉल को यहाँ पे मारूंगा तो ये बोर्ड में होल कर देगी ना, आराम से तोड़ देगी इसको आराम से, तो सेम काम यहाँ पे होता है। अब ये OH जब इस पे अटैक करेगा, CI3 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, CI3 हो, CH3 हो, CCl3 मतलब CCl3 CBr3, ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप है। अब ये बॉल जब इस पे आके टकराएगी, इलेक्ट्रॉन्स के जब पेयर वापस आएंगे, तब ये C और O का बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड नहीं रहा, अब ये C और CH3 का बॉन्ड सबसे वीक ग्रुप, या CH3 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। तो अच्छा लिविंग ग्रुप बनने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं ये निकल जाता है, तो इस स्टेप के बाद क्या कंपाउंड बनेगा, CI3 माइनस प्लस R C डबल बॉन्ड OH। अब क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी है, और ये C माइनस अच्छा बेस है, यहां से इस H को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है CHI3 प्लस R COO माइनस। इसका जब हम वर्कअप करवाते हैं पानी के अंदर, इसको एक्वस वर्कअप करवाएंगे तो इसमें H आ जाता है। अब ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। सिमिलरली अगर Br होगा तो बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, Cl होगा तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। तो ये हेलोफॉर्म जो रिएक्शन है, इसमें जब आयोडोफॉर्म बनता है तो ये येलो कलर का कंपाउंड बनता है। तो अगर ये रिएक्शन हो रही है तो येलो प्रेसिपिटेट सा बन जाएगा वहां पे, तो हमें पता लग जाएगा कि उस मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप है, मतलब CO के साथ में मिथाइल है। या अगर हमारे पास एल्कोहल है तो उस एल्कोहल में H है और साथ में CH3 है, मतलब ये एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है कीटोन में और उसके पास में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एक्चुअल में हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट भी है अल्फा मिथाइल ग्रुप का। अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है, मान लो हमारे पास कंपाउंड है पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, तो पेंटेन 2 ऑन ये रिएक्शन देगा, क्योंकि पेंटेन 2 ऑन क्या होगा कंपाउंड हमारा 1 2 3 4 5, तो इसके पास अल्फा मिथाइल है। बट अगर हम पेंटेन 3 ऑन की बात करें तो यहाँ पे अल्फा मिथाइल नहीं है। अब इसमें अगर मैं NaOH और I2 डालूंगा, ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे भी डिस्प्लेस होकर I2 तो बन जाएंगे, बट वो एक इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा कि OH के अटैक होने के बाद वो निकल जाए। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा। तो बेसिकली हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है वो डिस्टिंग्विश करने के भी काम आती है अल्फा मिथाइल में या सेकेंडरी अल्कोहल जिसके पास हमारे पास H और Me दोनों है, ताकि वो ऑक्सीडाइज होकर CO और Me में कन्वर्ट हो सके, राइट। अब जैसा हमने ये देखा आयोडोफॉर्म रिएक्शन, 9th रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीच या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी सेम रिएक्शन होती है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद Cl2 इसकी रिएक्शन करवाएं तो ये भी सेम रिएक्शन करेगा। तो कंपाउंड हमारे पास अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं CH3 CH2OH, तो यहाँ पे पहले इसको कन्वर्ट करेगा इथेनॉल में, और इथेनॉल के बाद कौन सी होगी, फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, और हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास CHCl3। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, यहाँ पे OH माइनस है और Cl2 है, बस वहां पे हमने NaOH से OH लिया था। सेम अगर इसकी जगह इथेनॉल की जगह मैं कंपाउंड लूं प्रोपेनॉन, तो भी वही काम होगा,
OH एक एक करके इन तीनों H को डिस्प्लेस कर देगा Cl से, तो COCl3 CCl3 बन जाएगा। देन OH यहाँ अटैक करेगा तो CO यहाँ पे निकल के CCl3 माइनस निकलेगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पे CHCl3 साथ में COO माइनस, राइट। तो ये जो कंपाउंड है हमारा ये भी सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन की तरह ही काम करता है। देन 10th हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है MnO2। ये एक सेलेक्टिव रिएजेंट है। सेलेक्टिव किस चीज के लिए है ये? अलाइल एंड बेंजाइल। अलाइल ग्रुप कौन से होते हैं? जहां पे हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे अगर अल्कोहल है तो उसको बोलते हैं अलाइल। सिमिलरली बेंजाइल ग्रुप क्या होगा हमारा? बेंजीन रिंग के साथ में जो कार्बन है इस पे अगर अल्कोहल लगा हुआ है तो वो कहलाता है हमारा बेंजाइल अल्कोहल। इसकी अगर हम MnO2 से रिएक्शन करवाएं तो ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। अब इस MnO2 की ऑक्सीडेशन की खासियत क्या है? मान लो मेरे पास कंपाउंड है ये, इस कंपाउंड में अगर मैं MnO2 डालूं, एक्सेस MnO2 यूज किया जाता है विद DCM, तो अगर मैं एक्सेस डालूंगा तब भी ये सिर्फ इस OH को ऑक्सीडाइज करवाएगा, ये इस OH को कुछ नहीं करेगा। जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वहां पे ये OH इंटैक्ट रहेगा। तो MnO2 अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को कन्वर्ट करवाता है कीटोन्स में या एल्डिहाइड में। बट यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म है, इसका एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसके अंदर इनिशियली तो अटैक होता है हमारा, मतलब MnO2 में Mn पे अटैक होता है जैसे CrO3 में हुआ था। बट उसके बाद कुछ रेडिकल कैटायन बनते हैं जो बियॉन्ड स्कोप है हमारे जेई के लिए, तो उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। तो ये 10 थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कोहल की, जहां पे हमने ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल को एल्डिहाइड में, कीटोन में या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया था। देन हम सेकंड बात करेंगे हम सल्फोनेशन रिएक्शन की। सल्फोनेशन रिएक्शन में होता क्या है? मान लो मेरे पास अल्कोहल है ROH, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं S डबल बॉन्ड O, यहाँ कोई एक लीडिंग ग्रुप मेजरली Cl लिया जाता है, टोसाइल मेसाइल क्लोराइड या ट्रिफ्लिक क्लोराइड, इसमें हमारे पास एक R प्राइम लगा हुआ है। इस अल्कोहल की रिएक्शन हमने इससे कराई इन प्रेजेंस ऑफ बेस, पेरिडीन, ट्राइथाइलमीन, ह्यूनिक्स बेस, ऐसा कुछ भी लिया तो होता क्या है, ये O इस सल्फर पे अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाके जब वापस आएंगे तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा? तो सबसे वीक बॉन्ड होगा Cl का, वो निकल जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा ROS डबल बॉन्ड O R प्राइम, और यहाँ पे H है और इस पे प्लस है। अब ये H एसिडिक है, पर ये इतना एसिडिक नहीं है कि Cl इससे H एक्सट्रैक्ट कर सके, इसलिए हमें एक्स्ट्रा बेस डालना पड़ता है यहाँ पे। जैसे हमने Cr की बात करी थी, तो Cr के अंदर ये H इतना एसिडिक हो गया था कि Cl माइनस भी उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता था, मतलब उसका pKa इतना कम हो गया था। अब pKa की अगर बात करें, अगर आपको याद हो कि Cl Br I का pKa कितना होता है, और इस पर डिपेंड करता है कि कोई ज़्यादा अच्छी एसिड है या वीक एसिड है और दूसरा कंपाउंड उसको निकाल सकता है या नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा pKa है वो इतना कम नहीं है कि Cl इससे H को एक्सट्रैक्ट कर सके, तो इसलिए हमने बेस लिया पेरिडीन या ट्राइथाइलमीन, तो जो भी बेस है वो इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो कंपाउंड हमारा बन जाता है ROS डबल बॉन्ड O R प्राइम। अब ये जो R प्राइम है, इसके हिसाब से जो सल्फोनेटेड कंपाउंड है उसको हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टोसाइलेट, मिसाइलेट और ट्रिफ्लेट। टोसाइल ग्रुप में क्या होता है? टोसाइल ग्रुप में ये जो R प्राइम है वो ये होता है, मतलब ये जो बॉन्ड है वो यहाँ लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं टोसाइल, और शॉर्ट फॉर्म में इसको TS लिखा जाता है। तो इस पूरे रिएजेंट को लिखा जाता है TSCl। सिमिलरली अगर ये सिर्फ मिथाइल है, CH3 डायरेक्टली बॉन्डेड है इस सल्फर से, तो उसको बोलते हैं मिसाइल ग्रुप और MS से डिनोट किया जाता है। और अगर यहाँ पे CH3 की जगह CF3 है तो उसको TF से डिनोट किया जाता है, और वो ट्रिफ्लेट ग्रुप होता है, ट्राइफ्लोरो मतलब ट्रिफ्लेट ग्रुप TF
Cl हो जाएगा वो कंपाउंड। तो यहाँ पे होती है सल्फोनेशन। अल्कोहल को सल्फोनेशन में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? देखो अल्कोहल का जो OH है वो एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। लीविंग ग्रुप नहीं है तो अगर मुझे उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के OH को हटा के कुछ और लगाना है तो वो नहीं हो सकता। तो अल्कोहल को हम कन्वर्ट कर देते हैं ट्रिफ्लेट में, मिसाइलेट में, या कुछ केसेस में Cl या Br में भी कन्वर्ट करते हैं, जो भी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसपे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो सके। ठीक है, तो उसके लिए सल्फोनेशन कराया जाता है। अल्कोहल को जब हम सल्फोनेट करा के टोसाइल, मिसाइल या ट्रिफ्लेट बना देते हैं तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल भी इजीली अटैक करके SN2 सब्स्टिट्यूशन कर सकता है यहाँ पे। तो ये हमारी सेकेंड रिएक्शन आज की, सल्फोनेशन। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल लिखने के लिए मान लेते हैं हमारे पास कंपाउंड है CH3 OH H और D, राइट। तो क्वेश्चन है, आपको पहले बताना है कि ये जो कंपाउंड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन R होगी या S, और इसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं टोसाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडियम, राइट, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। मैकेनिज्म अभी आपने देखा कि मैकेनिज्म में क्या हम करते हैं, कहाँ अटैक होता है, क्या कंपाउंड बनता है, तो उसके हिसाब से क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करके देखो और बनाओ, और बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस कंपाउंड की क्या है। तो होपफुली अभी तक आपने यहाँ पे इसे कर लिया होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो ये बनेगा CH3 OTS D H और D। अब अगर हम बात करें R और S कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये जो कंपाउंड है इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी 1 2 3 4, बिहाइंड द प्लेन है 4, एंड वाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3 हम कैसा रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है S। इससे जब हमने इसको OTS में कन्वर्ट किया तब भी इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी 2, इसकी 3 और 4 पीछे, तब भी 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी S। अब क्योंकि स्टीरियो सेंटर पे कोई चेंज नहीं आ रहा, जब हम मैकेनिज्म इसका ध्यान से देखें तो स्टीरियो सेंटर पे कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी S की S ही रही और स्टीरियो सेंटर रिटेन रहा। अब अगर मान लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें करानी थी इस वाले ग्रुप पे, राइट, और हमें स्टीरियो केमिस्ट्री में भी चेंज नहीं कराना था, तो नीचे कमेंट में आप बताओ कि कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म है जिसमें मैं यहाँ पे इस OH को किसी और न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर दूं और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी यही रहे, चेंज ना हो, राइट। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो पीछे एक लेक्चर है, पीछे वाले एल्काइल और अराइल हैलाइड का फर्स्ट लेक्चर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर दे रखा है कि कौन से मैकेनिज्म में आप न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस OH से जहां पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज नहीं आएगा। तो देखिएगा, अगर नहीं समझ आता तो मैसेज करो मेरे को, हम डिस्कस करेंगे उसमें। देन सल्फोनेशन के बाद आज हम थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन से जब अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो जो कंपाउंड बनता है हेमी एसिटल, एसिटल, हेमीकीटल या सेमीकीटल, और कीटल जो बनता है वो होता है। एक रिएजेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये कंपाउंड है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन अगर मैं करवाऊं इथेनॉल से CH3 CH2OH से अंडर एसिडिक कंडीशन, तो ये जो कार्बोनाइल में ये जो कार्बन है ये इतना अच्छा मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेटेड ग्रुप नहीं है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम देते हैं यहाँ पे एसिड। अब ये एसिड क्या करता है, ये जब O इस H से एक्टिवेट होगा तो इंटरमीडिएट बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और H। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ज्यादा मूव करेंगे, जिस कारण से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी इजीली अटैक कर सकता है। अगर मैं ये एसिड नहीं लेता तो उस समय ये यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता था।
अब क्योंकि इस H ने इस ग्रुप को एक्टिवेट कर दिया तो यहाँ पे इसकी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो जो मतलब जब ये अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2O COH, एक ये CH3 है हमारे पास, एक ये H और इस पे O पे H, ये O पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब दूसरा जो इथेनॉल का मॉलिक्यूल है वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो जो कंपाउंड हमारा बनेगा CH3 C OH H O CH2 CH3। जब एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गया तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल या सेमी एसिटल बोलते हैं। अब ये जो H है अगर इसको प्रोटोनेट कर दें यहाँ पे तो H2O एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको प्रोटोनेट कर दूं तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH3 CO H पॉजिटिव H OET। अब इस वाले ग्रुप में होता क्या है यहाँ पे, अच्छा इस वाले ग्रुप में इथेनॉल का एक और मॉलिक्यूल अटैच तो हमें करना है, इसको हटा के इस इथेनॉल को लगाना है। और इनिशियली ठीक है मैं क्या करता था, इससे अटैक यहाँ कराता था और इसको निकाल देता था। मतलब मैंने यहाँ से इस O के लोन पेयर को इस पे अटैक कराया, ये निकल गया, बट वो बिल्कुल गलत चीज थी। कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक बल्क बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये जो O के लोन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको लीव करवाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OET प्लस एंड H। अब इस वाले मॉलिक्यूल पे O अटैक करेगा, जो हमने बात करी थी ना यहाँ पे कि ये एक्टिवेटेड नहीं है, ये एक्टिवेटेड है, तो बस इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे OH की जगह हमारे पास क्या है OET, बाकी दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है। CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OET, तो बस यहाँ H की जगह क्या है ET और कोई चेंज नहीं है। अब जब इथेनॉल अटैक करेगा यहाँ पे तो जो कंपाउंड बन के आएगा फाइनल CH3COET H OET, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटल। तो जैसे हमने यहाँ पे एसिटल बनाया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एल्डिहाइड से, तो ये हेमी एसिटल बना और एसिटल बना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे H को रिप्लेस कर दूं CH3 से, मतलब प्रोपेनॉन लिख दूं, तो उस केस में क्या कंपाउंड बनेगा, सेमी या हेमी कीटल बनेगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। और तो अगर हमारे पास मान लेते हैं मॉलिक्यूल है ये COH 3 4 5, तो इसकी रिएक्शन मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर हम एसिड की प्रेजेंस में छोड़ दें तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ये बनेगा। तो ये हमारा क्या बना, हेमी एसिटल बना, साइक्लिक है यहाँ पे, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका मैकेनिज्म आप खुद ड्रॉ करके देखो। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। साइक्लोपेंटेनॉन कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH2CH2OH OH इथेन 1,2 डायोल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये क्या रिएक्शन करेगा, इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा यहाँ पे, तो मान लो मैं यहाँ पे ये और लिख देता हूँ तो पहले अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये कंपाउंड बनेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। अगर मान लो मेरे पास इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे एक कंपाउंड लगा हुआ है
COOH। अब मुझे रिडक्शन करवानी है सेलेक्टिवली यहाँ पे। मैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इसमें अगर डालूंगा तो रिड्यूसिंग एजेंट पहले इसको रिड्यूस करेगा, फिर इसके पास आएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड दूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दूं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा तो वो पहले अटैक करेगा इसको। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन इथेन 1 टू डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HIN जब कराएंगे तो ये कंपाउंड बना देगा हमारा कीटल, ठीक है, साइक्लिक कीटल बनाएगा और साथ में रहेगा ये कंपाउंड एस्टर। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं हाइड्राइड से तो ये रिड्यूस होगा, बट ये प्रोटेक्टेड ग्रुप हो गया। तो बेसिकली ये कीटल एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन में क्या किया, यहाँ पे हमारे पास था कीटोन था और एस्टर था। हमने जब इसकी रिएक्शन कराई इथेन 1 टू डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये जो कीटोन था ये प्रोटेक्ट हो गया। उसके बाद फर्दर हम इसकी अगर रिडक्शन करवाएं तो रिडक्शन के बाद ये कंपाउंड बना देगा ऐसे, और फर्दर इसकी अगर हम डीप्रोटेक्शन करवाएं तो कंपाउंड हमें क्या मिलेगा। बट अगर हम डायरेक्टली इसकी रिडक्शन करवाते हैं, अगर डायरेक्टली इसकी रिडक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो हमें मिलता ये, और अगर हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से एक्सेस में तो मिलता ही है। तो देखो ये तीनों ही प्रोडक्ट 1 2 3 तीनों अलग अलग है। तो हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए उस पे डिपेंड करता है हम कौन सा रिएजेंट लेंगे और कौन सा पाथ लेंगे यहाँ पे। तो हमने अभी तक देखी ऑक्सीडेशन, सल्फोनेशन, और इसके बाद थर्ड हमने रिएक्शन देखी यहाँ पे रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन्स। हम बात करते हैं फोर्थ, रिडक्शन विद HiP4। रिडक्शन विद HiP4 की अगर हम यहाँ पे बात करें, HiP4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Hi एक ऐसा एसिड है, देखो H बहुत छोटा मॉलिक्यूल, I उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल, क्योंकि H और I ऐसे एक बहुत छोटे के साथ बहुत बड़ा मॉलिक्यूल लगा हुआ है, एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल, एक बहुत अच्छा एसिड है और H का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये बहुत इजीली रिड्यूस करवा देता है किसी भी चीज को। इसको अगर हम रिड्यूस करवाएं, मतलब मान लेते हैं RCH2OH, इसकी रिएक्शन अगर करवाऊं HiP4 से तो ये इसको कन्वर्ट करवा देगा RCH3 में। अब यहाँ पे हम P क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने अभी बात करी कि Hi बहुत अच्छा सोर्स है, H दे रहा है तो उससे RCH3 बन जाना चाहिए। बट होता क्या है, Hi के साथ जो इसकी रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब उस रिवर्सिबल रिएक्शन में जो I2 बनता है, उस I2 को, मतलब मान लो हमारे पास कंपाउंड है ऐसा A प्लस B रिवर्स होके C प्लस D दे रहा है। अगर A और B मिलके C और D बना रहा है और मैं C को कंज्यूम करवा दूं और खत्म करा दूं यहाँ से, तो अब ये रिएक्शन रिवर्स में नहीं जाएगी, सिर्फ फॉरवर्ड चलेगी। तो जो फास्फोरस का रोल होता है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या होता है, वो यहाँ पे एक तो Hi को रीजनरेट करवाता है, ठीक है, और I2 जो बनता है उसको रिवर्स रिएक्शन होने में रोकता है। रिवर्स रिएक्शन की बजाय उस I2 के साथ ही बॉन्ड बना के बनाते हैं Pi3। इसको मैकेनिज्म से देखते हैं हम कि होता क्या है। तो देखो, अगर हमारे पास कंपाउंड है R CH2OH, इसको जब हम लेंगे Hi के साथ, Hi एक बहुत अच्छा एसिड है, राइट, इसको बल्कि RCH2OH लिख लेते हैं। ये बहुत अच्छा एसिड है, तो ये बहुत जल्दी इसको प्रोटोनेट कर देगा। तो जब प्रोटोनेट करेगा तो कंपाउंड बनाएगा RCH2CH2OH H पॉजिटिव। अब ये एक बहुत अच्छा लीडिंग ग्रुप बन गया। 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आराम से हो सकती है। तो I- अटैक करेगा इस पे, ये निकल जाएगा। तो 1 डिग्री में और 2 डिग्री में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा। अगर 3 डिग्री है तो वो पहले ही कार्बोकेटाइन बन जाएगा और फिर I जुड़ जाएगा। तो पहले स्टेप में चाहे जो मर्जी मैकेनिज्म हम यूज करें, RCH2CH2I बना देगा, एल्काइल आयोडाइड बना देगा। एल्काइल आयोडाइड की फर्दर रिएक्शन होती है हमारे पास यहाँ पे Hi से। अब ये I इस I के साथ रेडिकल क्लीवेज करवा के बनाता है I2।
और साथ में बॉन्ड बनता है RCH2 और H का। अब ये जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इस I2 को कंज्यूम हम करवाते हैं P4 से। तो जो P4 डाला जाता है ये P4 और I2 मिलके बनाता है PI3। अब हम क्योंकि यहाँ पे HI को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, एक्सेस HI नहीं लेते, ये जो PI3 है ये जब हम वाटर में मिक्स करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के इस PI3 के साथ मिलके बनाते हैं H3 PO3 प्लस 3HI। तो इसको ध्यान से समझना हो क्या रहा है यहाँ पे। एल्कोहल में इस O के लोन पेयर से ये H प्रोटोनेट हुआ, बना एक अच्छा लीविंग ग्रुप, I माइनस ने इसको अटैक किया, H2O निकल गया, एल्काइल आयोडाइड बन गया। ये एल्काइल आयोडाइड ने HI से रेडिकल रिएक्शन करी, I और I ने मिलकर I2 बनाया और H इसके साथ जुड़ गया, ये कंपाउंड बन गया एल्कीन। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी। इस रिवर्सिबल रिएक्शन ने इस I2 को कंज्यूम करवाया P4 में। ये P4 I2 के साथ रिएक्ट होके बना PI3। अब ये जो PI3 था, इस PI3 में जब हम वाटर डालते हैं तब बनता है H3PO3 और 3HI जो हमारा मेन रिएजेंट था। तो ये रिएजेंट रीजनरेट हो गया, तो हम इसको कैटालिटिक अमाउंट में लेंगे, PI3 इक्विवेलेंट रेशियो में लेंगे कोएफिशिएंट के बराबर, और HI कैटालिटिक अमाउंट में लेते हैं, और इस रिएक्शन में हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। अब HIP4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि इसकी कोई सेलेक्टिविटी नहीं है। मतलब अगर मैं इसको अल्कोहल से लूं तब भी एल्केन बना देगा, मैं इसको कीटोन के साथ लूं तब भी एल्केन, अगर मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लूंगा तब भी एल्केन, और एल्डिहाइड के साथ लूंगा तब भी एल्केन। मतलब ये ऑल द वेज ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखे थे ना, इथेन, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, तो इनमें से मैं किसी के अंदर भी HIP4 डालूं, ये सबको वापस कहां तक ले जाएगा, इथेन तक। तो ये रिडक्शन विद HIP4, इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझ लेना। देन फिफ्थ हम बात करेंगे रिएक्शन विद P2S5। तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं P2S5 से, तो होता क्या है, फास्फोरस की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू सल्फर। फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है फास्फोरस और सल्फर के बॉन्ड से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट होती है। तो ये ऑक्सीजन सल्फर की जगह ले लेगा, सल्फर ऑक्सीजन की जगह ले लेगा। तो क्योंकि 5 सल्फर थे, हमें 5 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा 5RSH प्लस P2O5। ये रिएक्शन हालांकि मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आ सकती है। देख लो, अल्कोहल को अगर P2S5 से रिएक्ट करेंगे P2O5 बनेगा। इस रिएक्शन के होने का कारण सिर्फ एक है कि फास्फोरस और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू फास्फोरस और सल्फर। देन 6 हम बात करेंगे विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एंड हीट। तो अगर हम अल्कोहल को अमोनिया से रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 और उसको हीट करें हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर जैसे हम लेते हैं 350-400 के आसपास, तो होता क्या है, ये H और ये OH मिलके H2O बनाते हैं और ये कंपाउंड बनता है RNH2 प्राइमरी अमीन और साथ में वाटर। ये रिएक्शन एक अच्छी रिएक्शन नहीं है क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अल्कोहल हमने डाला हुआ है, अमोनिया से रिएक्ट करके बना प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन और भी अच्छा बेस है जो अमोनिया से भी अच्छा है। अब क्योंकि अमोनिया से अच्छा है तो ये फर्दर रिएक्ट करता है अल्कोहल से, तो कंपाउंड बना देगा R2NH प्लस H2O। अब सेकेंडरी अमीन और अच्छा बेस है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी अमीन, क्योंकि ये और अच्छा बेस है तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा अल्कोहल से और बनाएगा R3N। तो अल्कोहल से हमें प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन तीनों का मिक्सचर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑल द वे सब यहीं तक चले जाएंगे, कुछ ये बनेगा, कुछ ये बनेगा, कुछ ये बनेगा, तो मिक्सचर मिलता है और इस मिक्सचर को प्यूरिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए एक अच्छी क्लीन रिएक्शन नहीं है। तो आज हमने देखा ये 6 रिएक्शंस के बारे में। तो ये 6 रिएक्शंस में सबसे पहले हमने अगर बात करें, इसको हम एक बार रिकैप में देख लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या क्या। तो सबसे पहले हमने बात करी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की।
ऑक्सीडेशन में हमने देखा जोन्स, सैरेट, कॉलिन्स, पीसीसी, पीडीसी, और इन पांचों का मैकेनिज्म सिमिलर है, सी डबल बॉन्ड, सीआर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, लीविंग ग्रुप एंड ओ। देन सिक्स्थ हमने देखी स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन के बाद सेवंथ ओपन एयर ऑक्सीडेशन, एट्थ हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म के बाद इसकी हमने देखी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से विद X2 जो सिमिलर थी हेलोफॉर्म जैसी, और टेंथ हमने देखी यहाँ पे MnO2 के साथ जो एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए थी। ऑक्सीडेशन के बाद हमने सेकेंड देखी सल्फोनेशन, थर्ड विद एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बाद हमने यहाँ पे देखी एल्डिहाइड कीटोन्स के बाद हमने फोर्थ रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी आज हमने? तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, सल्फोनेशन, एल्डिहाइड कीटोन, देन रिडक्शन विद HiP4, फिफ्थ हमने देखा P2S5 से, और सिक्स्थ देखा अमोनिया से। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस रिएक्शन होपफुली आप ये शीट आराम से कर सकते हैं। ये शीट आपको नीचे दिए गए लिंक से आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्विकली देख लेते हैं इस रिएक्शन में ये जो 20 रिएक्शंस हैं इस शीट में क्या क्या दे रखा है इसमें। तो पहला है सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन विद CrO3 इन एक्वस H2SO4 जो जोन्स रिएजेंट है। तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा। प्राइमरी अल्कोहल है, कहाँ तक कन्वर्ट होगा? एसिड तक। सेकेंडरी अल्कोहल विद PCC कीटोन तक जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल विद PDC इन DCM, तो DCM में है, ये कहाँ तक जाएगा? एल्डिहाइड। अगर ये DMF में होता तो ये कहाँ तक जाता? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। स्वर्ण ऑक्सीडेशन कहाँ तक ऑक्सीडाइज होगा? ये एल्डिहाइड तक। देन यहाँ पे दो अल्कोहल है, MnO2 सेलेक्टिवली किसको करेगा? अलाइलिक अल्कोहल को, तो ये वाला अल्कोहल इसके अंदर कन्वर्ट होगा कीटोन में। CrO3 से ऑक्सीडेशन है, कुछ नहीं दे रखा, मतलब हम यहाँ पे वाटर लेंगे, वरना यहाँ पे अगर पिरिडीन दे रखा होता तो 1 डिग्री को हम कन्वर्ट करते एल्डिहाइड तक। क्योंकि कुछ नहीं दे रखा, मतलब अज्यूम करेंगे एक्वस वर्कअप है यहाँ पे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्ट होगा। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी हेलोफॉर्म टाइप, हेलोफॉर्म, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। देन यहाँ पे रिएक्शन विद अमोनिया, सल्फोनेशन, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। जैसे हमने यहाँ पे COH होल ट्वाइस और Cl2 लिखा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है CaOCl2, इन दोनों के मिक्सचर से यही बनता है। ये है ओपन एयर ऑक्सीडेशन, देन सल्फोनेशन। ये रिएक्शन में क्या दे रखा है? एल्डिहाइड रिएक्टिंग विद अल्कोहल, तो क्या बनाएगा? हेमी एसिटल एंड एसिटल। रिएक्शन विद P2S5, रिडक्शन विद P4HI एंड कीटोन रिएक्टिंग विद अल्कोहल, तो क्या बनेगा? कीटल या सेमी कीटल। तो होपफुली ये शीट आप आराम से कर सकते हैं। इस शीट का सॉल्यूशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, बट पहले खुद सॉल्व करिएगा, खुद लिख के देखिएगा कंपाउंड, उसके बाद सॉल्यूशन से क्रॉस चेक करिएगा। And if you think these lectures are being helpful for you, share among your friends and share with anyone who can get benefit from this. Thank you very much. Stay safe.